नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी चुनावों को लेकर प्रियंका गांधी के अभियान की। गाजीपुर से अखिलेश यादव की योगी सरकार को चुनौती की। जानेंगे लखीमपुर खीरी में किस जज की निगरानी में होगी जांच। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को क्या दी नसीहत। बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पेश प्रस्ताव की। राजस्थान में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ती रिश्वत की समस्या की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। त्रिपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। आरोपी बनाए गए लोगों की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक। 2 वकीलों और एक पत्रकार पर लगे थे आरोप। कंगना रनौत के महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान पर नाराज कांग्रेस। देश भर में हो रहा कंगना का विरोध। कांग्रेस ने कराई शिकायत दर्ज, जांच जारी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के चेयरमैन बने सौरव गांगुली। अनिल कुंबले के बाद सौरव को दिया गया ये पद। खेल की संचालन संस्था ने दी जानकारी। लगातार दूसरे दिन फिसला मार्केट। सेंसेक्स 315 अंकों की फिसलन के साथ 60,008 और निफ्टी 101 अंकों की गिरावट के साथ 17,899 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा ना आएंगे। इन्हीं शब्दों के जरिए आज प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में महिलाओं के अंदर जोश भर दिया। प्रियंका ने महिलाओं को खुद आगे आने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संदेश दिया। ये मौका था आज चित्रकूट में हुई सभा का, और क्या खास रहा इस दौरे में, आइए जानते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट पहुंची। यहां प्रियंका ने स्वामी मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर में पूजा की। इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि चित्रकूट का धार्मिक महत्व है और इसकी अपनी पहचान रही है। पूजा पाठ के बाद मंदाकिनी किनारे बने मंच पर प्रियंका गांधी पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ सीधा संवाद लड़की हूं, लड़ सकती हूं शुरू किया। महिलाओं में जोश भरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। प्रियंका गांधी ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार कमजोरों को दबाने की कोशिश कर रही है। लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और प्रदेश की सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। आशा बहनें जब प्रशासन के सामने अपनी मांगों को उठाने की कोशिश करती हैं, तो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। आप दबाने वालों से जब भी हक मांगेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। आपके लिए जो सरकार कुछ कर ही नहीं रही, तो उसे आगे क्यों बढ़ाना। ऐसी सरकार को बदलने का समय आ गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से अपना प्रतिज्ञा पत्र महिलाओं को पढ़कर सुनाया। कहा कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महिला शक्ति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने पिछले महीने कहा था कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और सभी स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर दिया जाएगा। देखना होगा महिला कार्ड कांग्रेस को कैसे सफलता दिलाता है। प्रियंका ने चित्रकूट से योगी सरकार को घेरा तो गाजीपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। इसी के साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तंज भरे अंदाज में तारीफ भी कर दी। अखिलेश ने कहा कि योगी जी ने सपा सरकार में शुरू हुए काम को रोका नहीं और आजकल वो हमारे काम के फीते काट रहे हैं। अखिलेश का इशारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर था। और क्या बोले अखिलेश यादव, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाजीपुर जिले के पखनपुरा पहुंचे। वैसे अखिलेश का गाजीपुर दौरा तो पहले से ही होना था, लेकिन प्रशासन ने पहले अखिलेश यादव के दौरे को अनुमति नहीं दी थी, जिस वजह से उन्हें गाजीपुर आने का कार्यक्रम टालना पड़ा। और जैसे ही अखिलेश को अनुमति मिली, वैसे ही वे गाजीपुर पहुंच गए।
गाजीपुर जाने के लिए अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रास्ता चुना। एक दिन पहले यानी 16 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। गाजीपुर की जनसभा में अखिलेश के साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा। इसका समाजवादियों ने सपना देखा था। जो सरकार में हो रहा है वो सभी देख रहे हैं। जिस तरह पेट्रोल डीजल महंगा है वो हमारे गरीब लोगों के लिए समस्या है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार का सफाया होगा। गाजीपुर के लोगों को लाल पीले नीले सरीखे इंद्रधनुषी रंग के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा अखिलेश यादव एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी सरकार को कोसने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे बनाकर योगी सरकार ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन एक्सप्रेसवे सपा सरकार की देन है। सपा सरकार के कार्यकाल में इसका सर्वे होने के साथ ही इसके लिए बजट पास किया गया था, लेकिन अभी भी एक्सप्रेसवे का विकास आधा अधूरा है, क्योंकि हम लोगों की सरकार ने मंडी सहित तमाम सरकारी सुविधाओं का ढांचा तैयार किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। अखिलेश ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे मानक के अनुरूप नहीं बना है। उनकी सरकार बनेगी तो ये प्रदेश ही नहीं पूरे देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे साबित होगा। इसके अलावा अखिलेश ने बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा ने इस देश को महंगाई दी है और इस देश की गंगा जमनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव की ये कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं। योगी सरकार की परेशानियां प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही बढ़ा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी योगी सरकार की परेशानी बढ़ाता दिख रहा है। लखीमपुर खीरी मामले में जांच को लेकर पहले ही कोर्ट कई बार यूपी सरकार पर तल्ख टिप्पणियां कर चुका है और अब तो उसने इसकी निगरानी करने का फैसला भी कर लिया। इसके लिए रिटायर्ड जज की नियुक्ति भी कर दी गई है। लखीमपुर हिंसा केस में लगातार सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले में काफी सख्ती बरती जा रही है। मामले में हुई पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस मामले में एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में जांच की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के एक पूर्व जज की नियुक्ति की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर में ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है। उसके बचाव में सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब इस मामले की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पूर्व जज का नाम तय किया है। कोर्ट ने बताया कि इस घटना की जांच की निगरानी का काम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को सौंपा जा रहा है। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी टीम ने 3 आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वो इस मामले की अगली सुनवाई चार्जशीट दाखिल किए जाने और जस्टिस जैन की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही करेगा। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत में कहा कि वो घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दे रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में आरोपी आशीष मिश्र की बेल अर्जी को भी खारिज कर दिया था। कोर्ट की निगरानी में जांच के बाद उम्मीद है कि अब न्याय होगा और जल्द ही होगा। लखीमपुर खीरी मामले में शायद जल्दी न्याय मिल भी जाए, लेकिन पिछले 1 दशक से हर साल उत्तर भारत में लगातार बढ़ते प्रदूषण से कब तक लोगों को राहत मिलेगी, ये सवाल बना हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठा और कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को आज भी जमकर सुनाया। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण से लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांसों में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना बड़ी आबादी कर रही है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने इन हालातों पर अपनी नाराजगी जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया था। इसके बाद आज सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में चौक जैसी स्थिति हो जाती है। आखिर साल भर केंद्र और दिल्ली सरकार इसे लेकर क्या करते हैं। बता दें कि सीजीआई ने सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि बहुत हो गया, आखिर आप लोग कब इसे लेकर गंभीर होंगे। अदालत ने पूछा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर लगातार निगरानी की जा रही है, जिसे 30 टीम देख रही है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 392 पेज का हलफनामा पेश किया। इसमें दिए प्रस्ताव में कहा गया कि दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होगी, लेकिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं दी जा सकती। केंद्र ने दलील दी कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते पहले से ही काम प्रभावित हुआ, ऐसे में वर्क फ्रॉम होम मुमकिन नहीं है। वहीं बढ़े प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जब दिल्ली पर पटाखों का बैन था तो इसके बाद भी पटाखे
पटाखे क्यों जले। सर्वोच्च अदालत ने अन्य सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि दिल्ली में 300 किलोमीटर दायरे में 11 थर्मल प्लांटों में से 6 को बंद कर दिया गया है, सिर्फ 5 ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस दायरे से बाहर के संयंत्रों को भी बंद किया जा सकता है। वहीं सड़कों पर 10 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कोई भी वाहन नहीं दौड़ेंगे। अब शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई को 24 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। प्रदूषण को लेकर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट जब सरकार को सुनाता है तब सरकार प्रदूषण को लेकर चिंतित दिखाई देती है। दूसरी ओर चिंता में राज्यों की गैर बीजेपी सरकारें भी दिख रही हैं। उनकी चिंता केंद्र के फैसलों को लेकर है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारें विधानसभा से प्रस्ताव पास कर चुकी हैं और अब बंगाल विधानसभा में केंद्र के एक और फैसले के खिलाफ प्रस्ताव आ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब इसी बीच बंगाल सरकार ने विधानसभा में एक और प्रस्ताव पेश कर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में पौंजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा विधानसभा के उप मुख्य सचेतक तापस रॉय ने ईडी सीबीआई के खिलाफ विधानसभा में विधायकों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पौंजी घोटाले में स्पीकर बिमान बनर्जी ने सीबीआई और ईडी के 2 अधिकारियों सत्येंद्र सिंह और रतिन विश्वास को तलब किया था, लेकिन बार बार वो हाजिर होने से बचते रहे थे। इसी के साथ तापस रॉय ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने डीएसपी सीबीआई सत्येंद्र सिंह और सहायक निदेशक रतिन विश्वास पर विधानसभा के सदस्यों के अधिकार का उल्लंघन का आरोप लगाया। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया गया वो विधानसभा के इतिहास में अभूतपूर्व है। विधानसभा के मुताबिक बार बार सम्मन के बावजूद दोनों अधिकारी कई बहानों से पेश होने से बचते रहे। विशेषाधिकार समिति अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विशेषाधिकार समिति प्रथागत प्रक्रिया की जांच शुरू करेगी। दरअसल निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उनसे अनुमति नहीं लेने के मुद्दे पर विधानसभा स्पीकर ने ईडी सीबीआई अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन ईडी के अधिकारी विधानसभा नहीं पहुंचे थे और पत्र सौंपकर चले गए थे। बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने और पौंजी घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री मानस रंजन से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के 3 सदस्यीय दल ने जल संसाधन मंत्री से उनके दफ्तर में पूछताछ की थी। तृणमूल कांग्रेस के साबंग से विधायक को कथित तौर पर आई कोर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा गया था। ये कंपनी अब बंद हो चुकी है और कंपनी पर लोगों को निवेश के बदले अच्छी खासी रकम देने का वादा करके उन्हें ठगने का आरोप है। ममता के तेवरों से साफ है कि वो केंद्र के सामने किसी भी मुद्दे पर झुकेंगी नहीं। सीबीआई और ईडी पर पहले ही वो केंद्र के इशारों पर काम का आरोप लगा चुकी हैं। ऐसे में मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई को और तेज करेगा। तो दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब दोस्ती में बदलती दिख रही है। दरअसल पायलट की सभी मांगे गहलोत ने मान ली हैं और अब वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें पायलट समर्थकों को भी जगह मिलेगी। राजस्थान सरकार और इससे जुड़े विधायकों को जिस मंत्रिमंडल विस्तार का लंबे वक्त से इंतजार था, लगता है वो घड़ी जल्द आने वाली है। ऐसे ही संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, जहां उन्होंने कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में भी कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण के बहाने सरकार को लेकर भी साफ कहा कि अब जल्द ही हमारा मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। इससे अब लगता है कि राजस्थान में 2 साल से अंदरूनी खींचतान पर विराम लगेगा। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार की घड़ी खत्म होने में अब 4 से 5 दिन ही बाकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी सहमति बन गई है। उम्मीद की जा रही है कि 21 या 22 नवंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की थी और मंत्रिमंडल से जुड़ी चर्चा की थी। गहलोत ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला रखा था। इस पर राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में राहुल ने अब विदेश से ही वर्चुअल बैठक में मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 21-22 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात रिश्वत की समस्या की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी ना तो भ्रष्टाचार करूंगा और ना ही होने दूंगा। लेकिन वादों और हकीकत में कितना अंतर होता है ये तो हम सभी जानते हैं। अब इसकी बानगी पेश करती एक रिपोर्ट आई है और आपको बता दें, रिपोर्ट में शामिल नंबर खुश करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। क्या कहती है ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग, आइए जानते हैं। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या नई नहीं है, लेकिन देश में प्रधान सेवक का चौकीदार के रूप में रखवाली करना और फिर भी स्थिति खराब होना चिंता बढ़ाने वाला जरूर है। वैश्विक रिश्वत सूचकांक में भारत 5 पायदान फिसल गया है, यानी भारत में रिश्वतखोरी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। भारत 44 अंकों के साथ साल 2021 में इस सूचकांक में 82वें पायदान पर आया है। साल 2020 में देश 77वें स्थान पर था। हालांकि भारत ने अपने पड़ोसियों पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन भूटान भारत से आगे है। उसने 62वीं रैंक हासिल की है। ये रैंकिंग 4 कारकों पर आधारित होती है, जिनमें सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, रिश्वत प्रतिरोधक और प्रवर्तन, सरकार और सिविल सेवा पारदर्शिता और मीडिया की भूमिका समेत नागरिक संगठन निगरानी क्षमता शामिल है। TRACA के 2021 रिश्वत मैट्रिक्स ने एक बयान में कहा कि पिछले 10 सालों में व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम का माहौल उन देशों में काफी खराब हो गया है जहां लोकतंत्र कमजोर हुआ है। TRACA संस्था संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, गोथेनवर यूनिवर्सिटी और विश्व आर्थिक मंच समेत सार्वजनिक हित और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हासिल रेलेवेंट डेटा इकट्ठा करता है। ये डेटा कंपनियों को हर देश में रिश्वत की मांग की संभावनाओं को समझने और उसके अनुसार पालन करने के लिए मदद करता है। अब सवाल उठता है कि देश की मोदी सरकार आखिर भारत को किस आधार पर विश्व गुरु बनाने की बात करती है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही मोदी सरकार का कोई नुमाइंदा इन आंकड़ों को खारिज करने मीडिया के सामने जरूर आएगा, आकलन करने वाली संस्था पर सवाल उठाएगा और देश की जनता को ये बताने की कोशिश करेगा कि देश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।